नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है एक और पारो। माँ, हम विद्यालय जा रहे हैं। हाँ बेटी जाओ, मन लगाकर पढ़ना। काशी की आंखों में आंसू आ गए। बालों में 2 चोटियाँ लाल फीते से गुथी, स्कूल ड्रेस वाली सलवार कुर्ती और दुपट्टा, कंधे पर स्कूल का बस्ता टांगे हुए कोयल को देखकर काशी की आंखों में कई सवाल उठ गए। काशी एक देवदासी थी जो बनारस के कबीर चौरा मोहल्ले के एक तंग गलियों में रहती थी। अब कोयल बड़ी हो रही है, उसे सब कुछ समझ में आने लगा है और वह खुद भी इस गंदगी में अपनी बिटिया को धकेलना नहीं चाहती थी। कोयल स्कूल के लिए निकल गई। काशी घर साफ करने में लग गई। उसने अपनी बेटी को नहीं बताया था कि उसे बहुत तेज बुखार था। यदि कोयल को यह पता चल जाता कि उसकी माँ को बुखार है तो वह आज भी विद्यालय नहीं जाती। काशी अभी काम ही कर रही थी, तभी लालाजी के मुंशी विक्रम सेठ की आवाज़ आने लगी। काशी भाई, ओ काशी भाई। जी। काशी जल्दी से झाड़ू छोड़कर बाहर आई। जी लाला जी। काशी ने बड़े अदब से उसने नमस्ते करते हुए कहा। कैसी हो काशी? मुस्कुराते हुए लाला विक्रम सेठ ने उससे कहा। बस ठीक है सरकार। कैसे याद किया? हमने नहीं याद किया, तुम्हें जमींदार साहब ने याद किया है। उनकी बिटिया की सगाई है, तुम्हें वहाँ महफिल सजाने के लिए बुलाया गया है। पर लाला जी, हमको तो बहुत तेज़ बुखार है, हम नहीं कर पाएंगे। जमींदार साहब से मिल लो। मुझे जितना बोलना था वह मैंने बता दिया। ठीक है, हम अभी मिलने चले जाएंगे। काशी अंदर चली गई। फिर जल्दी से अपना काम समेटने के बाद जमींदार साहब की कोठी में पहुंच गई। जमींदार साहब बाहर दालान में बैठे हुए थे। उन्होंने काशी को देखा और कहा, सुना तुम्हारी तबीयत खराब है? जी मालिक, 3 दिनों से बुखार उतर नहीं रहा है। अच्छा। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, हमारी बिटिया की सगाई है। हम चाहते हैं कि यह सगाई धूमधाम से हो और हमारे घर का समारोह बगैर तुम्हारे महफिल के कैसे होगा? भला कोई और मौका होता तो काशी खिल उठती, क्योंकि जमींदार साहब के घर से उसका आधा खर्चा चलता था। जमींदार साहब की 3 पत्नियां थीं, तीनों के बच्चे, कभी किसी का जन्मदिन, कभी विवाह की सालगिरह, कभी शादी, कभी उनके बच्चे, कभी बच्चों के जन्मदिन। और काशी के बिना जमींदार साहब का कोई भी त्यौहार नहीं बनता था। एक मोटी रकम काशी को मिलती थी जिससे उसका खर्चा चलता था। यदि साफ शब्दों में कहा जाए तो काशी जमींदार साहब से लेकर उनके घर के सारे पुरुष मेंबर की रखेल थी। जमींदार साथ में एडवांस के तौर पर उसके हाथों में नोटों की गड्डी थमाते हुए कहा, अगर शाम को तक तुम्हारा बुखार उतर जाए तो ठीक है, यदि नहीं उतरे तो कोयल को भेज देना, वह भी तो अच्छा गाती और नाचती है। काशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दबे स्वर में कहा, कोयल अभी बच्ची है मालिक, उसे इस गंदगी में क्यों धकेलें? वह पढ़ रही है। इसका मतलब? जमींदार आंखें चढ़ाकर पूछा। बच्ची है का क्या मतलब? उसे क्या कलेक्टर बनाओगी या फिर किसी जमींदार घराने में ब्याह करोगी? है तो देवदासी ही ना। तुम लोगों का काम ही यही है, नाचना गाना। अपने पेशे से क्यों शर्माना? काशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बड़े मालिक, अपनी ज़िंदगी से बड़ी खौफ होती है। बिटिया को हम इस आग में नहीं डालना चाहते। जमींदार अभी उसकी बातें सुन ही रहे थे कि उनके तीनों बेटे वहां आ गए। काशी की बात सुनकर सब हंसने लगे। क्यों काशी, क्या यह तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुमने कोयल को गंदगी से बचाने का संकल्प ले लिया है? काशी बेबसी में रो पड़ी। उसने कहा, हाँ बड़े मालिक, यह मेरा संकल्प है। अपने जीते जी अपनी बिटिया को नरक से बचाकर रखेंगे। चलो देखते हैं तुम क्या क्या कर सकती हो। काशी भी उतनी ही दृढ़ता से जवाब दिया, ठीक है बड़े मालिक। काशी वापस घर लौट आई। उसने जमींदार से बहुत बड़ा पंगा ले लिया था। वह दुख के पहाड़ से घिर गई थी। उन दिनों देवदासियों को पढ़ने की छूट नहीं थी, ना ही समाज में सबके साथ बैठने की छूट थी। पर गांव के पुजारी ने अपना एक निःशुल्क पाठशाला खोला था जिसमें उन्होंने कन्याओं की पढ़ाई पर विशेष जोर दिया था। उन्हीं की कृपा थी कि कोयल को स्कूल में प्रवेश करने की छूट मिली थी। शाम को जब कोयल घर पहुंची तो उसने देखा काशी बहुत ही दुखी बैठी रो रही थी। यह देखकर कोयल घबरा उठी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप क्यों रो रहे हैं? काशी ने कोयल की तरफ देखा, उसके बाद उसे अपनी बाहों में भींच लिया।
वह रोती हुई कहने लगी, बेटी, हम तुम्हारे लिए दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिए हैं, अब किससे लड़ेंगे। कोयल यह सुनकर घबरा गई। उसने अपनी माँ को उठाकर बैठा दिया। माँ, अच्छी तरह से बताइए क्या हुआ। काशी ने रोते हुए सारी बातें बता दी। कोयल अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ, मेरे सम्मान और मेरी ज़िंदगी के लिए आपने जो प्रतिज्ञा किया है वह हम ज़रूर पूरा करेंगे, आप निश्चिंत रखिए। काशी घबरा कर बोली, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे बेटी, नहीं तो जमींदार और उसका परिवार हमें जीने नहीं देगा। देगा माँ, सब देगा, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी हमें हाथ भी नहीं लगाएगा। अपनी बेटी के भोलेपन पर काशी मुस्कुरा तो दी, पर डर उसके अंदर बैठ गया था। भरे बुखार में वह जमींदार के घर जाकर उसकी महफिल जमाई और सगाई की जश्न मनाया। कोयल पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। वह गजब की हिंदी लिखती थी और कविताओं पर तो उसका गहरा हाथ था। उन दिनों त्रिवेणी प्रयाग नामक एक अखबार निकलना शुरू हुआ था, जिसमें नवोदित लेखों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। विद्यालय में पुजारी जी ने कोयल का नाम नामांकित कर दिया। कोयल को अखबार में मौका मिल गया। वह अब अपने मन की दशा, आशाएं, सुख दुख शब्दों में पिरोकर कविताओं के रूप में लिखकर भेजा करती थी। उसकी कविताएं दर्द से भरी होती थी, उनमें आशाओं का भी संचार होता था। कुछ ही दिनों में उसका नाम होने लगा। स्कूल से निकलने के बाद उसे त्रिवेणी प्रयाग अखबार के संपादक ने प्रयाग के विश्वविद्यालय में उसका नाम लिखवा दिया। अब वह कॉलेज भी जाया करती थी और त्रिवेणी प्रयाग का काम भी संभाला करती थी। जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होने लगे, उसे उसी अखबार में नौकरी मिल गई। संपादक मृत्युंजय जी उसे अपनी बिटिया की तरह मानते थे। उन्होंने अपने ही अखबार में काम करने वाले एक कर्मचारी से कोयल का ब्याह करने की सोची। उन्होंने काशी से इस शादी की इजाज़त मांगी। काशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हम देवदासियों की किस्मत में विवाह की लकीरें हथेलियों में नहीं होती हैं। आपने मेरी बिटिया का उद्धार कर दिया, कोटि कोटि धन्यवाद। मृत्युंजय जी मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद आप मत दीजिए, धन्यवाद कहने का अधिकार सिर्फ मेरा है। आपकी बिटिया जैसी सुलक्षणा लड़की के कदम जहाँ पड़ेंगे वह घर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। बस आप वर वधू को आशीर्वाद दीजिए, सारा काम मैं संभाल लूँगा। हाथ जोड़े हुए काशी की आंखें बह रही थी। आज उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।